देर के बाद में बड़ा पैनल जुड़ने वाला है जिसमें जर्नलिस्ट होंगे, एलजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार की सरजमी पर पहुंचे, आरजेडी को आड़े हाथों लिए, निशाने पर लिया। इस बार उन्होंने मुकाबला डबल इंजन वाली सरकार बनाम डबल युवराज के बीच बताया। समस्तीपुर, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका शंखनाद क्या था, देखिए। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बिहार के अपने गरीब भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा पक्के घर कैसे बना के दें। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी तिजोरी कैसे भरे। जंगल राज वालों को चिंता है कि लालटेन कैसे जले। हमारा प्रयास है कि हर घर में दूधिया चमकदार एलईडी बल्ब कैसे पहुंचे। पीएम पैकेज के तहत आज यहां ग्रामीण सड़कों, नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये क्षेत्र रेलवे से जुड़ी सुविधाओं और रेलवे निर्माण में आत्मनिर्भरता के हमारे मिशन का भी ये बड़ा अहम केंद्र बने, इसके लिए काम चल रहा है। 17 जिले, 94 विधानसभा सीटें और कहा यह जा रहा है कि यही वो चरण है जो कि असल में तय करने जा रहा है कि एक अणे मार्ग पर 10 नवंबर को क्या किसी तरीके का बदलाव होगा या नीतीश कुमार की एक बार फिर से सरकार बनेगी। और ये वो चरण है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तिरहुत की ये वो सीटें हैं जिसने बिहार को 12 अलग अलग मुख्यमंत्री दिए हैं। और दूसरा चरण ये भी इस चीज के लिए भी जाना जाता है कि यही वो सीटें हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। इसी जगह का जो चुनाव है यही ये तय करता है कि असल में बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होने जा रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा ये दूसरा चरण। सीधे पटना का रुख कर लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़े हुए हैं। राकेश, पटना जिले की 9 सीटों पर हमेशा सीधी टक्कर रहती है। इस बार आप चूंकि 9 सीटों का आपने जायजा लिया है, इन 9 सीटों के बारे में तो आप बताएं और खासतौर से अभी पटना साहिब में क्या चल रहा है बताएं। लगभग 10 मिनट गुजर चुके हैं और वोटिंग को लेकर के अभी ताजा जानकारी क्या है? देखिए राशिद, बिहार विधानसभा चुनाव का महामुकाबला का आज दिन है। दूसरे चरण के मतदान जारी है। 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान चल रहा है। हम ये वीवीआईपी मतदान केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा किस तरह से पुख्ता प्रबंध है। यहाँ पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी सहित जो लालू प्रसाद परिवार के जो मतदाता हैं यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करने आया है। क्या किन चीजों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेंगे? विकास, रोजगार, इन सारी चीजों को देखते हुए मतदान किया जाएगा। विकास और रोजगार की समस्या भी। रोजगार, चाची आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेंगी? बोलिए। विकास के थे। विकास, आप बताइए
किन चीजों को ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेंगे? हमारा देश में विकास हो, आगे बढ़े और सब चीज का साधन मिले। ये आप देख सकते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पर तैनात हैं, एसएसबी के। और यहाँ पर जो राशिद, जो कोरोना काल में ये चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन किया जा रहा है। जहाँ सैनिटाइजर है, वहीं एक हाथ का ये आप देख सकते हैं ग्लव्स भी दिया जा रहा है। क्या जो सभी मतदान करने आ रहे हैं सभी को देना है? जी सर, मतदान वाला को देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वीवीआईपी मतदान केंद्र है। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी अपने मत का प्रयोग करेंगी। राशिद, जहां तक बात है पटना के तो 9 विधानसभा क्षेत्र की बात, तो वहां पर मुकाबला काफी जो है सीधा है और इसमें महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो आज का मतदान है, क्योंकि ये महामुकाबला का दिन है, तो इसमें जो बढ़त बनाएगा वो काफी आगे निकल जाएगा। क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है ना जहां से मैं आपसे पटना साहिब की बात कर सकता हूं, दीघा की बात कर सकता हूं, बांकीपुर की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी पटना साहिब के बारे में बात करना जरूर चाहूंगा। नीतीश सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं, नाम नंदकिशोर यादव, जीत का छक्का लगा चुके हैं। इस बार पटना साहिब से जीत की राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल? देखिए राशिद, जहां तक क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार वो भी मुकाबले की चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए राह आसान नहीं है। जहां तक क्योंकि लगातार ये यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करते रहे हैं, लेकिन जो कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है। लेकिन जब कल उनसे बातचीत किया था तो उनका कहना था कि लोगों के बीच वे लगातार उपलब्ध रहते हैं, लोगों की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, इसलिए उनके लिए विधानसभा पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जमीनी हकीकत यही है राशिद कि थोड़ी सी परेशानी है। जमीनी हकीकत तो आप बता रहे हैं, और जब जमीनी हकीकत बताते हैं ना राकेश, तो एक बात और मुझे समझाइएगा। दूसरे चरण के ठीक पहले जो चुनावी लड़ाई है ना, वो जबान की जो जमा खर्ची होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा तल्ख हो चली है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चली है। आपको याद होगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलग अलग उन्होंने रैलियां की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि बिहार में सब कुछ लकड़ सुंघा लेकर के चला गया। आरजेडी ने फिर उसका जवाब दिया कि लकड़ सुंघा ने असल में लॉकडाउन लगाया था। तो दूसरे चरण से ठीक पहले जरा लोगों से बात कीजिए। इस तरह के जो शब्द होते हैं, लकड़ सुंघा, डबल इंजन, डबल युवराज, इस तरह के शब्द। और हाँ, राहुल गांधी ने यह भी कहा था ना कि राहुल गांधी ने पंजाब का नाम लिया था, कहा था कि कृषि बिल का विरोध करते हुए कई लोगों ने दशहरा के दिन कई जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला फूंका था। ये जो सिंबल्स होते हैं, जबान से जो ये सिंबल्स बताए जाते हैं, क्या इनका लोगों पर वाकई असर पड़ा है या फिर नहीं? देखिए राशिद, हमारे साथ कुछ लोग हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार बोली, क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए? डबल इंजन की सरकार तो रहने से जनता को विकास फायदा होगा। आप बताइए, क्या आपको लगता है डबल इंजन की सरकार? नहीं, हम नहीं कमेंट करना। अच्छा, ये अभी शुरुआती मतदान चल रहा है राशिद, तो यहाँ पर लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे ही मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जैसे ही दिन ढलेगा, लोग यहाँ पर जो है उपस्थिति उनकी इसमें तेजी आएगी। और इंडिया न्यूज लगातार पटना की जनता से, बिहार की जनता से अपील करेगा कि अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने कई अलग अलग बातें की हैं और इनमें से मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, और चूंकि आप ग्राउंड जीरो की अपने नब्ज टटोली है, तो मुझे ये बताइएगा, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें उतरती हैं या फिर नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा, मां तुम तो छठ की तैयारी करो, तुम्हारा बेटा दिल्ली में है। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपी में भी डबल युवराज थे, वहां हारे तो यहां हाथ हिला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आपका एक एक वोट जो है बिहार को बचाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने नल दिया, बिजली दी, गैस दी, पेंशन दी, आपका बेटा भूखा नहीं सोने
होने देगा। किडनैपिंग करने वालों को याद करके रखिए, लकड़ सुंघा ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या प्रधानमंत्री की ये जो तमाम बातें हैं दूसरे चरण पर प्रभाव छोड़ पाई हैं? जो 4 ताबड़तोड़ रैलियां की, आज भी रैली है, तो जिस तरह से उन्होंने स्थानीय मुद्दे को छुआ, बिहार के मुद्दों को छुआ, तो आप समझ सकते हैं कि लोग आखिरकार किस तरह से, जो नीतीश कुमार के एक तरह से जो ग्राउंड पर स्थिति थोड़ी सी इस बार पहले से मुश्किल दिख रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लगातार बिहार के मुद्दों को उठाया और उन्हें डबल इंजन की सरकार हो या नीतीश सरकार की कुछ उपलब्धियों की बात गिनाई, साथ ही साथ उन्होंने छठ मैया का भी नाम लिया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबला किस तरह से है। ये बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर मुद्दा क्या है? मुद्दा तो जनरली यहाँ पर रोजगार और विकास को लेके ही है। देखा जाए एक तरह से तो यही इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लोग मतदान में लोग भागीदारी देंगे अपनी। राशिद, ये साफ तौर पर जनता की आवाज आप सुन सकते हैं, जनता की राय सुन सकते हैं, जनता का जेहन में बातें साफ है कि आखिरकार किस तरह से उनको अपने मत का प्रयोग करना है। ठीक है, राकेश शुकी पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक उसी जगह पर राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं जहां पर थोड़ी देर के बाद में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी अपना वोट देने के लिए आएंगे, और जब पोलिंग बूथ पहुंचेंगे बाहर निकल करके अपनी जबान से क्या कहेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या कहेंगे, हमारी नजर बनी हुई है। और मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, जो 94 सीटें हैं ना, और जो 17 जिले हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खासतौर से चंपारण, सारण, मगध, वैशाली, जब आप इन 4 जगहों पर आते हैं ना, और जब तिरहुत और मिथिलांचल वाले इलाके की तरफ आप चलते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां से बिहार की असल सत्ता तय होती है। और जब सत्ता तय होती है, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री बगहा में थे, मोतिहारी में थे, समस्तीपुर में थे, यानी बगहा, मोतिहारी, समस्तीपुर से प्रधानमंत्री ने कई बड़े बड़े इशारे कर दिए थे, और कई बड़े इशारों में उन्होंने यह भी कह दिया था कि उनकी तरकश में आखिरकार कितने तीर हैं। और जब तरकश से तीर निकले तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया, तेज प्रताप ने किस तरीके का सामना किया। और हाँ, बड़ी बात यह है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि यही वो इसी चरण का वो चुनाव है जहां पर सन ऑफ मल्लाह का भी लिटमस टेस्ट होना है। सन ऑफ मल्लाह का मतलब यह है वीआईपी का मतलब यह है मुकेश सहनी, जो चंद घंटे पहले ही जिन्होंने अपना पाला बदला। और अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं चिराग पासवान है। क्या तस्वीरों में मुझे चिराग पासवान नजर आ रहे हैं? हाँ, तस्वीरों में मुझे चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। वो चिराग पासवान जो अभी एक अपने वीडियो को लेकर के, अपने तथाकथित वीडियो को लेकर के अभी काफी ज्यादा उन्होंने विरोध भी उनका हुआ था और बहुत ज्यादा आलोचना भी झेली थी। और चिराग पासवान की अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान, जब उनके पिता का निधन हुआ उसके बाद का एक फोटोशूट था, इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद बहुत ज्यादा आलोचना हुई। चिराग पासवान ने यह कहा कि जितने भी विरोधी हैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी जेडीयू वाले हैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आड़े हाथों चिराग पासवान जेडीयू को ज्यादा ले रहे हैं बनिस्बत इसके कि आरजेडी या फिर कांग्रेस या महागठबंधन को लेने के। और हाँ, बड़ी बात यह है, चिराग पासवान ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया कि जहां जहां पर भी एलजेपी वाले लड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद 17 जिले, 94 विधानसभा सीटें, इसके अलावा जो अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 54 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसका भी एक एक डिटेल, एक एक अपडेट, एक एक तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। वैशाली बिहार में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। 17 जिले, 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है जारी। 1463 कुल मिला जुलाकर के कैंडिडेट हैं और 2,85,00,000 वोटर किस्मत का फैसला कर देंगे आज इन सभी के। लेकिन अभी हम खगड़िया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। वही चिराग पासवान जो पहले चरण में कि ठीक पहले एक वीडियो को लेकर के काफी आलोचना के शिकार हुए, काफी ज्यादा विवादों में घिरे, और वोट डालने के बाद चिराग पासवान अपनी वो उंगली दिखाते हुए, जो वोट कास्ट करने के बाद जो मार्क किया जाता है, जो निशान लगाया जाता है, और चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। चलिए, चिराग पासवान को आगे हम सुनने और सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिराग पासवान चूंकि इस बार के चुनावी मैदान में न सिर्फ दलित दुसाध वोट बैंक को लेकर के किस्मत आजमा रहे हैं, बल्कि अपने पिता की जो सियासत की विरासत है इसे भी आगे बढ़ाने की कोशिश। और बड़ी बात यह है कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर एनडीए के साथ
न भी रहते हुए रह गए चिराग पासवान जिन्होंने जेडीयू के साथ तो अपना किनारा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ पर्दे के पीछे फिर भी रह गए। चिराग पासवान जिन्होंने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया, जहां पर भी एलजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता एलजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां पर बीजेपी के नेता लड़ रहे हैं वहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये कह करके एक बार फिर से विवाद पैदा किया था। लेकिन आपको याद होगा, पहले चरण का चुनाव होने वाला था, 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली से लेकर के पटना तक चिराग पासवान को वोट कटवा तक की संज्ञा दे दी थी। लेकिन चिराग पासवान ने तब यह कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सीने में बसते हैं, अगर होगा तो मैं अपना सीना चीर करके भी दिखा दूंगा। चिराग पासवान जिनके बारे में यह कहा जाता है कि युवा तो हैं और उनके लिए भी क्या एक ऐसा लॉन्च पैड 2020 का ये चुनाव साबित होगा। और जो बिहार की 2020 की जो पिच है वहां पर चिराग पासवान ये भी देखेंगे कि कितना दलित वोट बैंक साथ पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दलित वोट बैंक में दुसाध के अलावा और बाकी कितनों को साथ पाते हैं, क्योंकि बिहार की अभी मौजूदा दौर की जो लड़ाई है सिर्फ दलितों की नहीं है बल्कि महादलितों की है, सिर्फ ओबीसी की नहीं है बल्कि ईबीसी की यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है इसकी भी है। और एक बार ग्राउंड जीरो हम चलते हैं, पटना से राकेश कुमार सिंह हैं और गोपालगंज से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं शुभ्रा सुमन के पास में चलते हैं और आरबी उपाध्याय भी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ में है। शुभ्रा सुमन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप गोपालगंज से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं, 6 विधानसभा सीटें हैं, आपने पिछले 1 महीने से हम तक एक खबर पहुंचाई है, लेकिन मैं गोपालगंज के बारे में खासतौर से इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि साधु यादव यहां से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। एक जमाना था यहीं से साधु यादव को पैसों में तौला जाता था, 3 दिन पहले उन्हें फूलों में तौला गया है। गोपालगंज की विधानसभा की जो लड़ाई है वो किस तरह से आगे बढ़ी है हमें बताएं। और चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हमें ये समझाइएगा, भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को तवज्जो न देकर के राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा कैनवास खींच दिया है। क्या इस कैनवास के आगे बाकी जितने मुद्दे हैं वो छोटे पड़ जाते हैं या फिर नहीं? देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा तो छेड़ दिया है, आपने ठीक कहा, लेकिन राशिद, जो स्थानीय मुद्दे हैं, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, स्थानीय मुद्दे कभी गौण नहीं होते और वो इसी बात से समझा जा सकता है कि लगातार 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है। यानी कि 15 साल में जो जंगल राज का जिक्र होता है उसमें क्या था और 15 साल बाद का जो जिक्र होता है, अगर सुशासन की सरकार का दावा नीतीश कुमार कर रहे हैं तो उसमें कितने काम हुए। इसलिए काम जो है वो केंद्र में है, ये हमें समझना पड़ेगा। और जिस 15 साल बनाम 15 साल की हम बात कर रहे हैं उसके लिहाज से ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधी टक्कर एनडीए और आरजेडी में है। महागठबंधन की आरजेडी ऐसी घटक है जो कि सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है एनडीए की, यानी कि बीजेपी और जेडीयू की। और इस चरण में करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे मुकाबला बीजेपी का आरजेडी से है और 24 करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू आरजेडी के सामने है। यानी कि ये चरण बहुत कुछ तय कर देगा कि किस दिशा में बिहार की सियासत जा रही है और सरकार किसकी बनने वाली है। रही बात गोपालगंज सीट की, मैं आपको जरा सा जल्दी से तस्वीर दिखा देती हूं। यहां पर शिक्षा विभाग का ये परिसर है जहां पर हम मौजूद हैं। 4 पोलिंग बूथ यहां पर हैं। धीरे धीरे करके लोग आना जुट गए हैं, शुरू हो गया है लोगों का आना। महिलाओं को आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में, और अभी लाइन लंबी लगी हुई थी। धीरे धीरे लोग आते हैं, फिर वोट डाल के बाहर निकल जाते हैं। अगर दूसरी तरफ कैमरा पैन करके दिखाया जाए, इधर 3 पोलिंग बूथ्स हैं, पूरे इंतजामों के साथ सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। और पिछली बार की अपेक्षा यहां पर हम देख रहे हैं कि उत्साह ज्यादा है। गोपालगंज में जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि सुभाष सिंह यहां से 3 बार के विधायक रहे हैं। आरजेडी के रियाजुल हक को वो हरा चुके हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन से ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस की ओर से आसिफ गफूर जो है वो यहां पर कैंडिडेट हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाती हैं। अब आप समझिए कि साधु यादव का आप जिक्र कर रहे थे, उनके होने से बीएसपी के टिकट पर वो लड़ रहे हैं, उनके होने से ये जो मुकाबला है और दिलचस्प हो गया है। लेकिन गोपालगंज का जो पूरा इलाका है, हमने अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज का दौरा किया। कुचायकोट हम गए, भोरे हम गए, बरौली हम गए, अलग अलग जगह पर जो 2 सीटें हैं उसमें जेडीयू है, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर आरजेडी का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो कुल मिलाकर यहाँ की जो फाइट है बहुत दिलचस्प है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जहां जहां भी हम गए, बुनियादी मुद्दे, जैसे कुचायकोट जब हम गए, वहां पर जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं अमरेंद्र कुमार पांडे, वो लगातार जीतते रहे हैं कई बार से। अब उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा है, यहाँ सुभाष सिंह को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा है। तो काम है केंद्र में, और गोपाल
सिमरियागंज की जनता जो है वो क्या तय करती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोग आना शुरू हो गए हैं। ठीक है शुभ्रा, आपके जरिए आगे मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है। आप रहिए हमारे साथ में, चूंकि एक पैनल भी मेरे साथ में जुड़ चुका है। अतुल कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरोज यादव आरजेडी के नेता, दीपक कुमार एलजेपी के नेता, आरबी उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट और वंदना पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अच्छा, अतुल कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। सरोज यादव के पास में चलते हैं। सरोज यादव जी, ये क्या है? छपरा मोतिहारी में प्रधानमंत्री ने कहा महागठबंधन पर निशाना साधते हुए सावधान रहिएगा, नहीं तो लकड़ सुंघुआ आ जाएगा। दूसरे चरण से पहले ये लकड़ सुंघुआ क्या है? सरोज यादव जी सुन पा रहे हैं? सरोज जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए ठीक है, सरोज यादव तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। एलजेपी नेता दीपक कुमार हैं क्या मेरे साथ? चलिए एलजेपी नेता का ऑडियो क्लियर कीजिए, उनके पास में चलते हैं। लेकिन आरबी उपाध्याय के पास में चलेंगे हम। आरबी उपाध्याय जी कहते हैं कि जहां पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, जहां पर स्थानीय मुद्दे बिल्कुल किसी विधानसभा चुनाव की धुरी में आ जाएं और वहां से अगर बाजी पलटनी हो तो राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा कैनवास खींच देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक इसी तरीके से राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा कैनवास खींच दिया। संयोगवश पाकिस्तान से भी बड़े बड़े बयान आ गए और प्रधानमंत्री ने तुरंत ही इसे लपका और लपक करके सीधे सामने जो गेंद है इस तरीके से डाली है कि पूरी तरह से महागठबंधन फंसा हुआ नजर आ रहा है। दूसरे चरण के ठीक पहले मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रवाद की जो लकीर खींची गई है, इसके सामने महागठबंधन की लकीर कितनी बड़ी है, बराबर की है या बहुत पीछे छूट जाती है? देखिए राशिद जी, राष्ट्रवाद एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन देखिए स्थानीय चुनाव और स्थानीय चुनाव में जनता चाहती है कि भी उसके जो सरोकार हैं उन पर बात होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, बीमार दवा मांगता है, उसकी बात करिए। मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद एक अहम फैक्टर हो सकता है, लेकिन भूखे पेट का और बीमार का देखिए उसके लिए दवा और भूखे पेट के लिए रोटी राष्ट्र है और वही उसका राष्ट्रवाद है। देखिए उस पर बात होनी चाहिए। आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की जरूरत कब पड़ती है, जब आप स्थानीय मुद्दों पर डिलीवरी नहीं दे पाते। अगर आपने स्थानीय मुद्दों पर डिलीवरी, जैसे विशेष राज्य का था, स्पेशल पैकेज का था, वहां इंडस्ट्री लगने की बात थी, वहां रोजगार की बात थी, वहां शुगर फैक्ट्री में बैठ के चाय पीने की बात थी, तो वो चीजें नहीं होने पर आप उसको ढकने के लिए एक राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। और देखिए जनता उन सब चीजों को समझती है, जो प्रवासी मजदूर है उसने जो झेला है वो उस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है और उन सब चीजों को मद्देनजर रखकर ही वो कहीं ना कहीं वोट करता है। ये बात अलग है कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर है, नीतीश के खिलाफ लोग हैं। और मिथिलांचल की बात करें, देखिए लगभग 50 सीटें मिथिलांचल से आती हैं, तो वो लोग मिथिली अस्मिता की बात कर रहे हैं और वहां वो भी आरोप लगा रहे हैं कि जो इंडस्ट्री लग सकती थी मिथिलांचल वो भी नीतीश जी अपने यहाँ ले गए। तो वो सब चीजें देखिए अपने अपनी जो प्रायोरिटी है, जो मतदाता है उसकी अपनी प्रायोरिटी है और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी अपनी प्रायोरिटी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम विकास और बेरोजगारी पहली बार वहां पर एक मुद्दे के रूप में सामने आ रहे हैं। नहीं, लेकिन आरबी उपाध्याय जी आपकी बात एकदम ठीक है और मैं पूरी तरह से एग्री भी करता हूं। और मेरा मानना यह है कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे गौण नहीं होने चाहिए, लेकिन जब स्थानीय मुद्दों की बात आती है ना, कहते हैं कि अगर एक ठीक तरीके का पॉलिटिकल अमलगमेशन लेकर के आप चलते हैं तो ये जो संतुलन होता है ना, ये आपके लिए बड़ा कारगर साबित होता है। एक तरफ तो आप राष्ट्रवाद की धारा यूं करके बहाते चले जाएं, आप पैरेलल 1 मिनट भारी संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है लोकतंत्र के उत्सव को सफल आप बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि आज भी बिहार के चुनावी मैदान में हैं, चुनावी रण में हैं, उनकी आज भी कई रैलियां होने वाली हैं। हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे, अपडेट देंगे। लेकिन आरबी उपाध्याय जी के पास चलूं उससे पहले प्रधानमंत्री की ये जो अपील है, ट्वीट करके जो उन्होंने अपील की है वो आप देखें टीवी स्क्रीन पर। बिहार चुनाव पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि
भारी संख्या में आप लोग मतदान करें, लोकतंत्र के महाउत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो मैं ये कह रहा था आरबी उपाध्याय जी कि जब दो लकीरें एक साथ में चलती हैं ना और उसका जब संतुलन बनाया जाता है, एक तरफ तो ठीक है आप राष्ट्रवाद की धारा बहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता और जेडीयू के नेता और प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए 15 साल उनका वाला जंगल राज था, 15 साल हमारा वाला मंगल राज है। अगर ये कहते आए 2005 में बिहार का आर्थिक बजट 23,000 करोड़ था, अब बढ़ करके 2 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा हो गया है। लालू जी जीडीपी ग्रोथ में 3.19 छोड़ करके गए थे, हमने लगभग 11.5 के आसपास कर दिया है। तो यहां पर तो वाकई माकूल जवाब दिया जाता है ना। फिर तो ये बताया जाता है ना कि देखिए हमने भी बिहार का विकास तो किया है, जंगल राज वर्सेस मंगल राज। देखिए एक प्रयास तो राशि जी ये है कि भी 15 साल का डर दिखाकर आप वोट मांग रहे हैं, ये भी जंगल राज और गुंडागर्दी अपहरण उद्योग ये सब अगर हम नहीं आए तो ये सब चीजें हो जाए। और एक दूसरा जो सिक्के का पहलू है, देखिए आप कहते हैं विकास, तो देखिए विकास गन्ना किसान अपनी परेशानी के लिए रहा है, किसान वहां पर कुछ नहीं। बेरोजगारी बेहद बढ़ी है, प्रवासी मजदूर जो गया है वो इस उम्मीद में गया था कि मुझे वहां रोजगार मिलेगा, मैं अपना जीवन, वो वापस पलायन कर रहा है। तो देखिए विकास अगर अंतिम व्यक्ति तक उसका अगर फायदा नहीं पहुंचा है तो वो विकास बेमानी हो जाता है कहीं कहीं। हर साल बिहार बाढ़ में डूब जाता है, पटना जैसी राजधानी अगर मान लीजिए बारिश में और बाढ़ में डूब जाए तो वो विकास बेमानी है। और अगर विकास था, इतना ही विकास था, तो ये एंटी इनकम्बेंसी कहां से आता? ठीक है कि भी किसान अपने लिए रो रहा है, युवा अपना रोजगार के लिए कहीं रो रहा है। ये तो वो बात हो गई आरबी उपाध्याय जी, ये तो वो सारी बातें हो गई जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जो बहस मुबाहिसे में भारी भारी शब्दों के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं, जहां पर कृषि विकास दर की बात की जाती है, जहां पर जीडीपी ग्रोथ की बात की जाती है, जहां पर अवेलेबिलिटी की बात की जाती है, जहां पर बिजली सड़क पानी की बात की जाती है, जहां पर ईएसआई की बात की जाती है, प्रोविडेंट फंड्स की बात की जाती है, जहां पर असर में विकास दर की बात की जाती है। लेकिन कहते हैं बिहार से जाति है कि जाति नहीं, बिहार जो है मुस्लिम वोट बैंक, कोयरी वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक, दलित वोट बैंक, महादलित, दलितों में भी महादलित, ओबीसी में भी ईबीसी और एमबीसी में बटा हुआ ये वोट बैंक, इनके बारे में भी आगे बातचीत होगी। लेकिन इस वक्त टीवी स्क्रीन को समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बाईं तरफ जो भी आपको नजर आ रही हैं, अभी टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक नजर आ रहे हैं, 94 सीटें, 17 जिले, जो बड़ी लड़ाइयां हैं, इनके बारे में यहां आपको पता चलता रहेगा। पहली बार क्या क्या हो रहा है, बिहार की जितनी भी जानकारी है, दिग्गज के बारे में, दागियों के बारे में, बागियों के बारे में, बाहुबलियों के बारे में, नीचे की ये मोटी पट्टी आपको बताती रहेगी। ये जो विंडो, ये जो खिड़की आपको नजर आ रही है जहां पर मैं हूं, वहां पर अलग अलग वक्त पर ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर मेरे साथ में जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि 17 जिलों की 94 सीटों पर अगर वोटिंग जारी है तो कहां पर मतदान का प्रतिशत क्या रहा है, बांकीपुर में क्या हो रहा है, राघोपुर में तेजस्वी यादव का हाल क्या है, नंद किशोर यादव पटना साहिब की लड़ाई किस तरह की चल रही है, चिरिया बरियारपुर कुमारी मंजू वर्मा के बारे में बताएंगे, हसनपुर आपको लेकर चलेंगे, तेज प्रताप यादव जहां से चुनावी मैदान में है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।